हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार वर्मा अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प समाधान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने इस वीडियो में मेंसुरेशन पार्ट 1 2D मतलब क्षेत्रमिति लेके आया हूं। ऐसे डायग्राम्स जो 2 डायमेंशन प्लेन एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग के कोर्स में जो हैं वो 4 टर्म्स हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में, और फिर पढ़ेंगे वृत्त, और फिर बहुभुज के बारे में। ठीक है, फिर ऐसे ही मेंसुरेशन पार्ट 2 3D होता है, 3 डायमेंशन, वो आयतन के नाम से जाना जाता है, और उसमें हम लोग पढ़ रहे होते हैं घन, घना, बेलन, शंकु, गोला। उसमें 3 डायमेंशन मतलब एक्स वाई जेड 3 प्लेन आते हैं। ठीक है, उसमें जो संरचनाएं होते हैं घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, उसको व्हाइट बोर्ड पे या कॉपी पे हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो मेंसुरेशन पार्ट 1 2D है उसको हम लोग कॉपी पे, बोर्ड पे उसके डायग्राम को इजीली बना सकते हैं। जैसे वृत्त हुआ, ठीक है, और त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, बहुभुज हुआ, इन सबको। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मेंसुरेशन पार्ट 1 जो 2D है, क्षेत्रमिति। ये बहुत ही ज्यादा पूरे ही मेंसुरेशन पूरा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस एग्जाम्स में जरूर से जरूर आते हैं। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना है। इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनकी हेल्प लेंगे और हर क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो सब सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपने हम लोग इस वीडियो में सिर्फ त्रिभुज के बारे में देखेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन पार्ट 1 के अंडर ही त्रिभुज के बाद चतुर्भुज और फिर वृत्त और फिर बहुभुज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मेंसुरेशन पार्ट 1 में त्रिभुज के बारे में। ठीक है, ट्रायंगल हम लोग देखने जाएंगे। आज हम लोग सिर्फ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, और उसके बाद वृत्त सर्किल, और उसके बाद पॉलीगन मतलब बहुभुज। ठीक है, तो 4 टर्म्स होते हैं। अभी हम लोग ट्रायंगल देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में सर्किल और फिर पॉलीगन। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है पहले से। आप स्क्रीनशॉट लेके पूरे इसकी सारी प्रॉपर्टी जितनी सफिशिएंट है हम लोग को त्रिभुज करने में, वो सारी प्रॉपर्टीज मैंने मेंशन कर रखी हैं। 1 बाय 1 आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, त्रिभुज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज जो होता है, सबसे पहला त्रिभुज ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, हिंदी में त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं से घिरी आकृति, 3 भुजाओं से बंद जो आकृति होगी वो त्रिभुज कहलाएगी। अंग्रेजी में इसको, इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। 3 एंगल होंगे, 3 कोण होंगे। ठीक है, रूल क्या होता है, जितनी साइड्स होती हैं, जितनी भुजाएं, उतने ही एंगल, उतने ही कोण बन रहे होते हैं। मैंने क्या बोला, जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण बनते हैं। जैसे किसी में पंचभुज है तो 5 भुजाएं तो 5 कोण बनेंगे, चतुर्भुज 4 भुजाएं तो 4 कोण बन रहे होंगे, त्रिभुज 3 भुजाएं तो 3 कोण बन रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यही लिखा है कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज में 3 भुजाएं तो 3 कोण बन रहे होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैंने यही मेंशन कर रखा है। थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज कब बनता है, कब नहीं बनता, त्रिभुज कब फॉर्म होता है, ये थर्ड प्रॉपर्टी से ही क्लियर होता है। हमेशा त्रिभुज नहीं बनता। कोई भी आपसे कहते हैं कि 5 5 10 से क्या त्रिभुज बनेगा? किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, क्या त्रिभुज बन जाएगा? या किसी त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर है, तो क्या त्रिभुज बन जाएगा? तो हम लोग बोलेंगे नहीं। वो मैं एक ही झटके में कैसे बता पा रहा हूं, मैं इसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाएं, कोई भी 2 भुजाओं को ले लीजिए, तो कोई भी 2 साइड का योग तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होता है, बड़ा होता है। तो कोई भी हम लोग साइड ले लेंगे, कोई भी 2 साइड का योग करेंगे, समेशन करेंगे, थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यही लिखा है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव 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 बड़ा होता है, ना ही इक्वल ना ही लेस देन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, ये हमेशा याद रखना, और यही पॉइंट याद रखना है, 2 भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसी का रिवर्स वो हम लोग को याद नहीं रखना है, लेकिन हम लोग याद कौन सा रखते हैं, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसी से हम लोग रिवर्स इसका निकाल लेते हैं। कैसे? 2 भुजाओं का योग था तो योग की जगह पे रिवर्स कर दो उसका,
डिफरेंस कर दो, योग की जगह पे अंतर कर दो, दो भुजाओं का अंतर। पहले क्या था, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा, अब की क्या कर देंगे, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से सदैव छोटा। जहां पे योग था वहां अंतर, जहां पे बड़ा था वहां पे छोटा करना है, और इसी की रिवर्स प्रॉपर्टी निकल आती। तो हम लोग को याद कौन सा रखना है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, वो याद रखते हैं, और इसी की सब प्रमेय जो रहती है वो हम लोग निकाल लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, यही लिखा है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है वो ये लिखा है, किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण, बहिष्कोण मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूं, किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण, किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण दूर स्थित अंतःकोण के बराबर होता है। जैसे कोई त्रिभुज है, मैं यहीं पे आपको दिखा रहा हूं इतने में ही, ऐसे कोई त्रिभुज है, तो बहिष्कोण जो बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये वाला बहिष्कोण बन रहा है। ऐसे मैंने बहिष्कोण क्या होता है कि तीन भुजाओं में से किसी भुजा को आगे बढ़ा दीजिए तो जो एंगल बनने लगता है, अभी मैंने इस भुजा को आगे बढ़ा दिया तो ये वाला जो कोण बनने लगा ये बोलेंगे बहिष्कोण, बाहर से। अंदर के ये तो अंतःकोण थे, ये वाले अंतःकोण बोलेंगे इनको, ये अंतःकोण, ठीक है। अंतः मतलब अंदर के कोण, बहिष्कोण मतलब होगा बाहर का। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये बहिष्कोण है, ये दूर स्थित, दूर कौन सा, ये तो बिल्कुल ही पास है, ठीक है। और ये बिल्कुल, ये देखिए इस वाले से ये और ये तो पास में ही है, दूर कौन सा, सबसे दूर ये वाला होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे किसी त्रिभुज का बहिष्कोण दूर स्थित अंतःकोण के, दूर स्थित दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे टर्म्स छूट गया है, त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है दूर स्थित, ये वाला इसको छोड़ के दूर स्थित दोनों जो होंगे कोण, उन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे लिख गया है त्रिभुज का बहिष्कोण दूरस्थ स्थित अंतःकोण के बराबर, दूरस्थ स्थित दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर, ठीक है। इसका बहिष्कोण जो होगा दूर स्थित दोनों अंतःकोणों के, दो अंतःकोण दूर के होंगे, उन दोनों के योग के बराबर होता है बहिष्कोण। आई होप समझ पाए होंगे। और ये प्रॉपर्टी वैसे ही यही निकल आता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, ठीक है। और एक सीधी लाइन, रिज लाइन जो बोलते हैं, सीधी लाइन पर इसका और ये कोण, सीधी लाइन पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे इस तीनों कोणों का योग 180 और यहां पे इसका और इसका योग 180, तो आप उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो ये निकल के आता है बहिष्कोण जो है दूर स्थित दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। मुझसे लिखने में यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, आप ऐसे कर सकते हैं, त्रिभुज में बहिष्कोण दूरस्थ स्थित दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर, दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है, त्रिभुज में बहिष्कोण दूर स्थित दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो ये हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम बहुत बार आएगी। तो ये कौन सी थ्योरम होती है कि कोई भी त्रिभुज है, मैं ऐसे ही सपोज करूं ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, तो किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के, कोई भी दो भुजाओं के मिड पॉइंट, इस भुजा का मिड पॉइंट ये, इस भुजा का मिड पॉइंट ये, तो किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं, कोई भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन, तीसरी भुजा, तीसरी, ये दो भुजाओं के मध्य बिंदु के ये हो गए, ये मिड पॉइंट, इन मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी भुजा के समानांतर, पैरेलल, तीसरी भुजा के समानांतर, मतलब इन दोनों का गैप हमेशा मेंटेन रहेगा इनफाइनाइट तक, अनंत तक, कभी ये आपस में मिलती हुई नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है, लंबाई में उसकी आधी होती है, ये थ्योरम होती है। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, थर्ड जो त्रिभुज की थर्ड साइड है उसके पैरेलल और उसकी लंबाई में उसकी आधी होती है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी लिखी है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है, ठीक है। आई होप आप ये सारे पॉइंट्स आपने चेक कर लिए, तो ये मेन प्रॉपर्टीज थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और इतनी ही सफिशिएंट प्रॉपर्टीज हैं किसी मतलब त्रिभुज चैप्टर को हम लोग को करने के लिए, ठीक है।
आगे आते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुज को, ट्राइंगल को हम लोग किस तरीके से डिवाइड करते हैं, तो टोटल 6 तरीके से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये 6 ये है इनको हम लोग बोलते हैं कोणों के आधार पे, ये हैं भुजाओं के आधार पे। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज भुजाएं हैं और ट्राइंगल एंगल हैं, तो भुजाओं के आधार पे डिवाइड कर सकते हैं और कोणों के आधार पे, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार पर। ये है भुजाओं के आधार पर और ये है कोण के आधार पर, ठीक है। यही है, ये है भुजाओं के आधार पर, ये है कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर 3 तरीके के त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और विषमबाहु। समबाहु त्रिभुज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। और इसमें कोण के आधार पर सबसे जो इंपॉर्टेंट है समकोण त्रिभुज, जिसमें हम लोग के क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से त्रिभुज हैं, समबाहु। समबाहु को हम लोग ऐसे बेसिक डेफिनेशन देख ले रहे हैं। सम मतलब समान, बाहु मतलब सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, समबाहु, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं इसको, ठीक है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। समद्विबाहु, द्वि मतलब होता है 2, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सम मतलब समान 2 भुजाएं, कोई 2 भुजाएं ही समान हो, समद्विबाहु, तीसरी भुजा समान ना हो। तो समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, सिर्फ 2 भुजाएं, और विषमबाहु जिसकी कोई भुजाएं समान नहीं होती। भुजाओं की लंबाइयां दी जाएंगी, जैसे कहेगा 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। हमसे कहेगा 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे समद्विबाहु होगा। और विषमबाहु होगा 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे कहेगा। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर तो समबाहु, 2 भुजाएं बराबर तो समद्विबाहु। ये क्वेश्चन में हम लोग के क्वेश्चन में ये नाम आएंगे। और विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती। चलिए आते हैं कोणों के आधार पे, देखते हैं। कोणों के आधार पे होते हैं समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। 3 कोण होते हैं किसी भी त्रिभुज में, तो त्रिभुज के 3 कोणों में कोई एक 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है अधिक कोण, तो त्रिभुज के 3 कोणों में से कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। कोई एक कोण 90 से अधिक मतलब एग्जैक्ट 90 का होगा, तो कोई एक कोण एग्जैक्ट 90 का तो समकोण। 90 से थोड़ा भी अधिक, 91 92 93 94 ऐसे कुछ भी, 100 तक जैसे भी, तो हम लोग बोलेंगे 90 से कोई एक कोण 90 से अधिक होता है, अधिक कोण कहलाता है, ठीक है। थर्ड है न्यून कोण, इसको बोलते हैं अधिक कोण, ठीक है। अधिक कोण जिसके कोई एक कोण 90 का से अधिक होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं न्यून कोण जिसके तीनों ही कोण 90 से छोटे होते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल बोलते हैं, ये ऑब्ट्यूज एंगल से अधिक कोण, तो ऑब्ट्यूज वाला ट्राइंगल बनता है। और ये होता है एक्यूट ट्राइंगल क्या होगा, जिसके तीनों ही कोण 90 से छोटे होते हैं। न्यून कोण जिसके तीनों ही कोण 90 से छोटे हो रहे होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं। और तीनों कोणों का योग 180 तो होना ही चाहिए, तभी त्रिभुज बनता है। और त्रिभुज का और क्या प्रॉपर्टी होती है, 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तभी त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज एग्जैक्ट एक कोण 90 का, अधिक कोण कोई एक कोण 90 से अधिक का, सिर्फ और सिर्फ 3 कोण होंगे जो उनमें से कोई एक ही 90 से अधिक होगा, बाकी तो 90 से छोटे होंगे, ठीक है। अधिक कोण। न्यून कोण क्या होगा, तीनों के तीनों ही 90 से छोटे होते हैं, न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। चलिए आते हैं, बात करते हैं, आगे देखते हैं। इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, समबाहु त्रिभुज इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग ने भुजाओं के आधार पर कोण डिवाइड किए थे 3 तरीके के, उसमें समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो कोणों के आधार पर हम लोग ने डिवाइड किए उसमें राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आते हैं, बात करते हैं और आगे देखते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के 5 फॉर्मूले मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 5 फॉर्मूले होते हैं पूरे ही चैप्टर में त्रिभुज के, ठीक है। तो 5 फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये चैप्टर का नाम ही क्षेत्रमिति है, तो क्षेत्रफल निकालना ज्यादातर क्वेश्चंस में क्षेत्रफल निकलवाता है हम लोग से, एरिया, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल के 5 फॉर्मूले,
पहला कौन सा फॉर्मूला होगा? पहला फॉर्मूला है उस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकल के आता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल से, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, कोई भी, वैसे तो कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो जिसमें हमें लंब दिया जाए, लंब की लंबाई मतलब ऊंचाई पता हो, ये ऊंचाई पता हो, और ये ऊंचाई जिस भुजा पे पता हो उसको बोलते हैं आधार। ये ऊंचाई किस भुजा पे है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, और ऊंचाई किस भुजा पे है वो इंपॉर्टेंट होता है, उसको बोलते हैं आधार। जिस पे ऊंचाई दी गई है उसको बोल देते हैं आधार, और ये है ऊंचाई, ठीक है, इसको एच बोल दिया ऐसे ही, ऊंचाई। तो सबसे पहला जो त्रिभुज, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, यदि उस त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है और ऊंचाई किस भुजा पर वो लंब की लंबाई दी गई है वो भी दी गई, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो आधार दिया गया हो, ऊंचाई दी गई हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है किस फॉर्मूले से? लंब, ये है लंब गुणे आधार बटे 2, लंब गुणे आधार बटे 2, लंब गुणे आधार बटे 2, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, जिसमें हमें त्रिभुज की ऊंचाई पता हो और वो ऊंचाई किस आधार से पता है, उस आधार की लंबाई पता हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं सेकेंड फॉर्मूला। ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी यही फॉर्मूला होता है। समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है, तो समकोण त्रिभुज में ये लंब, ये एच पता होता है, और ये आधार किस आधार पर, तो हम लोग इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताते हैं? लंब, ये ऊंचाई और आधार का गुणा करके आधा कर देते हैं, लंब गुणे आधार बटे 2, ठीक है। यही समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो आपने पहला फॉर्मूला देख लिया त्रिभुज के क्षेत्रफल का कैसे निकालते हैं। सेकंड फॉर्मूला देखिए, सेकंड फॉर्मूला लिखा है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। वो समकोण त्रिभुज का था जो कोणों के आधार पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइंगल कौन था? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज में भी यही अप्लाई होता है, ठीक है। और ये है समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए ये फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये हम लोग को याद रखने होंगे, रटने होंगे, ठीक है। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो त्रिभुज के 5 जो फॉर्मूले होते हैं क्षेत्रफल निकालने के, तो पहला ये लंब गुणे आधार बटे 2, दूसरा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, थर्ड होता है हीरोइंस फॉर्मूला। हीरोइंस फॉर्मूला क्या होता है? कैसा भी त्रिभुज दिया हो, अधिक कोण, न्यून कोण, समबाहु, विषमबाहु, ठीक है, समकोण त्रिभुज या कैसा भी त्रिभुज दिया हो हमको, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल के देता है। इसको रामबाण फॉर्मूला भी रामबाण फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये इसमें करना क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप देख रहे होंगे, लेकिन ये हम लोग प्रायोरिटी में सबसे लास्ट में रखते हैं कि ये कम से कम लगाना पड़े हम लोग को, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है थोड़ी सी। ये क्या है? √S(S-S-B)(S-C), ठीक है, जहां पे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c क्या होंगी? त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां होंगी, ठीक है। जैसे कोई त्रिभुज दिया गया है ये, तो इसके नाम हमने a b c देख, इसके वर्टेक्स शीर्ष के नाम है a b c। तो a के सामने वाली भुजा को मैंने मान लिया स्मॉल a, b के सामने वाली भुजा को स्मॉल b मान लिया, c के सामने की भुजा को स्मॉल c मान लिया, ठीक है। तो ये तीनों भुजाएं की लंबाइयां हो गई। तो हम लोग को करना क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला √S(S), पहला टर्म है S फॉर सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर से S लिया गया, फिर ब्रैकेट में S-A, S-B, S-C। तो 4 टर्म्स होते हैं वर्गमूल के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर। पहला है S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। परिमाप मतलब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। परिमाप, किसी भी आकृति का परिमाप क्या होगा? उसकी सभी साइडों का योग। तो त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, तो a धन b धन c, स्मॉल a b c का योग जितना आएगा वो वहां पे s होगा। नहीं तो वो तो होता परिमाप तीनों भुजाओं का योग। ये है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, तो तीनों भुजाओं का योग का आधा करना होगा तब s निकलेगा, ठीक है। a धन b धन c, ये s क्या होगा? a धन b धन c बाई 2, इससे निकलेगा s, ठीक है। और फिर a b c त्रिभुज की भुजाएं दी गई होंगी, ठीक है। तो ये रामबाण फार्मूला होता है। ये तो तीसरा फार्मूला था। नेक्स्ट चौथा फार्मूला हम लोग देखते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए। आपको ये याद रखना होगा, 5 फार्मूले मैं बता रहा हूं। पहला है समकोण त्रिभुज के लिए लंब गुणे आधार बटे 2,
दूसरा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वो फॉर्मूला होगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला रामबाण फॉर्मूला होगा, कैसा भी त्रिभुज हो, समकोण हो, समबाहु हो, विषम बाहु हो, अधिक कोण, न्यून कोण, कैसा भी त्रिभुज होगा उसके लिए होगा अंडर रूट के अंदर 4 टर्म्स, पहला होगा s, दूसरा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ठीक है, s क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। परिमाप मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, और अर्ध परिमाप त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग का आधा, तो s निकल आएगा। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन करनी होगी और फिर हम लोग तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, लेकिन ये प्योरिटी हम सबसे लास्ट में रखते हैं। हम पहले चेक कर लेते हैं कहीं हमारा त्रिभुज समकोण तो नहीं है। समकोण होगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लंब गुणे आधार बटे 2 क्षेत्रफल निकालने में। समबाहु होगा तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है तभी हम लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला, हीरोइंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, रामबाण फॉर्मूला, अंडर रूट SS माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी वाला। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है त्रिभुज का फॉर्मूला, जब त्रिभुज की 2 भुजाएं दी जाएंगी, 2 भुजाओं की लंबाइयां देगा और उनके बीच का एंगल दिया जा रहा होगा, कोण दिया जा रहा होगा, तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आपको मैं दिखाता हूं। एज सपोज करते हैं ABC एक त्रिभुज दिया गया है और इसकी 2 भुजाएं A ये दी गई है, C ये दी गई है। ठीक है, इनकी हमें लंबाइयां पता है और उनके बीच का ये कोण पता है, मान लेते हैं थीटा या कुछ भी। तो फिलहाल अभी ये B पे है तो इसको मैं कोण B मान लेता हूं। ठीक है, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेंगे हाफ टाइम्स दोनों भुजाओं का गुणनफल और उन दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है साइन B, साइन ये वाला कोण। ठीक है, B ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है। जो 2 भुजाओं के बीच का कोण दिया जाएगा तो उन दोनों भुजाओं का गुणनफल, हाफ टाइम्स उन दोनों भुजाओं का गुणनफल और साइन के साथ में वाला कोण, एंगल। ठीक है, तो हाफ टाइम्स A इंटू सी और उनके बीच का एंगल B, तो साइन के साथ B। ये साइन क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट ये सब पढ़ रहे थे, तो उसी से है ये साइन। ठीक है, मैं इसके कुछ आपको वैल्यूज बता देता हूं, आप देख लीजिए। जैसे हमसे दिया जाएगा साइन 30 की साइन 0 आता है जैसे, तो साइन 0 डिग्री होता है, एक का मान 0 होता है। ऐसे ही मैं साइन 30 डिग्री की बात करूं, ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, ये होता है हाफ। फिर साइन 45 डिग्री की वैल्यू पढ़ते हैं, ये वैल्यू याद रखनी पड़ती है। ठीक है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री एक पूरा चैप्टर पूरा ही हम लोग मैथ्स की एक साइड है, तो पूरा उसमें हम लोग को ये बहुत बार कर चुके होते हैं, इसलिए मैं अभी इतनी वैल्यूज आपके बारे में बता रहा हूँ। साइन की वैल्यू की, साइन का ही फॉर्मूले की यूज हो रहा है, तो साइन की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ। ये होता है 1/√2। फिर साइन 60 पढ़ते हैं हम लोग, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 होता है 1, ये सब डिग्री में। ठीक है, और 1 सिर्फ हम लोग को इतनी वैल्यूज अभी हम लोग देख रहे हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसी यहीं पे वैल्यू रख देंगे। यदि कोण दिया जाएगा 30 तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। कोण दिया जाएगा 60 तो साइन 60 √3/2। कोण दिया जाएगा 45 तो साइन 45 मतलब 1/√2। ऐसे वैल्यूज अप्लाई करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये वाला फॉर्मूला चौथा फॉर्मूला है, जब 2 भुजाएं दी जाएं उनके बीच का कोण दिया जा रहा होगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो वाला फॉर्मूला पहले देखते हैं। 5वां फॉर्मूला कौन है? ये त्रिभुज के 5 फॉर्मूले मैंने बताए हैं। पहला समकोण त्रिभुज के लिए लंब गुणे आधार बटे 2, दूसरा है आपको बताया समबाहु त्रिभुज के लिए √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तीसरा रामबाण फार्मूला, हीरोइंस फार्मूला, अंडर रूट SS माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी वाला, और चौथा आपको बताया 2 भुजाओं के बीच का कोण दिया जाएगा तो हाफ टाइम्स उन दोनों भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन के साथ में वाला कोण। और 5वां आपको फॉर्मूला हम लोग दिखाने जा रहे हैं, जब त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां देगा। माध्यिकाएं क्या होती हैं? माध्यिकाएं होती हैं, ये हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं लेकिन अभी हमें यहाँ पे जरूरत है तो हम लोग यहीं पे देख ले रहे हैं। ये कोई त्रिभुज है तो माध्यिका क्या, इसकी माध्यिका क्या बोलेंगे? सामने वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन माध्यिका कहलाती है। इस वाली भुजा के मिड पॉइंट को, ये मिड पॉइंट को शीर्ष से सामने वाले वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन माध्यिका। ऐसे ही इसका ये मिड पॉइंट है मान लेते हैं तो इसको ये मिला दीजिए और ये, ठीक है,
ये तीनों ही संगामी होते हैं, एक ही माध्यिकाएं एक संगामी होती है, एक ही बिंदु से जाएंगी ही जाएंगी, ये निश्चित होता है, तय होता है, ठीक है। तो ये माध्यिकाएं बोलते हैं इनको। माध्यिकाएं मतलब सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को शीर्ष से ज्वाइन करने वाली लाइन माध्यिका कहलाती है। तो ये तीन माध्यिकाएं दिखेंगी, ये तीन, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, तो तीन माध्यिकाएं हो गई इसकी, ठीक है। तो ये तीनों माध्यिकाएं दी जाएंगी, तो हम किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाइयां दे देगा हमसे, कहेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे हमसे कह देगा 6, 8, 10 त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, 6, 8, 10, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। या हमसे कह देगा किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं 5, 12, 13 हैं, या 7, 24, 25 हैं, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उसका तरीका है, हम लोग माध्यिकाओं को किसी त्रिभुज की भुजाएं मान लेते हैं। जैसे हमसे कहते हैं किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं 5, 12, 13 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो माध्यिकाएं दी गई हैं उसको किसी त्रिभुज की भुजाएं मान लेते हैं, किसी भी त्रिभुज की भुजाएं मान लेते हैं, और भुजाएं मानकर उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि जैसे माध्यिकाएं 5, 12, 13 दी गई हैं, तो हम किसी त्रिभुज की इनको भुजाएं मान लेंगे 5, 12, 13, फिर उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और जो क्षेत्रफल आएगा त्रिभुज की, जो माध्यिकाओं को भुजाओं मान के जो क्षेत्रफल आया है उसका 4/3 टाइम्स कर देते हैं, तो हम लोग को एरिया निकल आता है किसका, रिक्वायर्ड अपना जो क्वेश्चन है उसका, जिसकी माध्यिकाएं गिवन थी हम लोग के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो देखिए वही है, त्रिभुज की माध्यिकाएं दी जाएंगी तो क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, 4/3, 4/3, ये याद रखना पड़ेगा। और माध्यिकाओं की जो लंबाइयां दी गई हैं उनको किसी त्रिभुज की भुजाएं मान के क्षेत्रफल निकाल लो इस त्रिभुज का, और फिर 4/3 टाइम्स कर दो, तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल का एरिया निकल आता है, ठीक है। चलिए आते हैं, ये था 5th फार्मूला। इसके और देखते हैं, हम लोग ने कुछ पॉइंट्स छोड़ रखे थे उनको देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हम लोग इसमें पढ़ते हैं, कैसा भी त्रिभुज हो, और कैसा भी त्रिभुज समबाहु हो, समकोण हो, कैसा भी, तो उस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला है। अंतःवृत्त मतलब ये त्रिभुज है तो इसके अंदर जो वृत्त बनेगा, इसके अंदर जो वृत्त बनाया जाएगा ये अंतःवृत्त बोलेंगे, अंतःवृत्त, ठीक है। इसके अंदर जो वृत्त बनेगा इसको बोलेंगे अंतःवृत्त, ये है अंतःवृत्त, ठीक है। और अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसकी एक त्रिज्या होगी, हम लोग वृत्त में पढ़ेंगे अभी आगे के वीडियोज में, ठीक है। तो वृत्त पे पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें ये हम लोग यही देखेंगे कि ये वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, ठीक है, वृत्त की, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं किसी त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं को जो टच करता हुआ एक वृत्त ड्रॉ किया जाएगा, तीनों भुजाओं को टच करता हुआ वृत्त, वो बोलेंगे अंतःवृत्त, उस त्रिभुज का अंतःवृत्त। और परिवृत्त क्या होता है, परिवृत्त होता है किसी त्रिभुज के शीर्षों को छूता हुआ, शीर्षों को टच करता हुआ जो सर्किल ड्रॉ किया जाएगा वो बोलेंगे परिवृत्त, बाहर है उस त्रिभुज के बाहर। और अंतःवृत्त मतलब अंदर वृत्त होता है त्रिभुज के, परिवृत्त मतलब त्रिभुज के बाहर वृत्त होता है, ठीक है। तो वही है, अंतःवृत्त की त्रिज्या हमसे कहेगा केंद्र होगा अंतःवृत्त का, और उसकी त्रिज्या कहेगा रेडियस कहेगा, और परिवृत्त की त्रिज्या, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेडियस के लिए, और परिवृत्त की त्रिज्या रेडियस के लिए कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूले रामबाण फॉर्मूले हैं, कैसा भी त्रिभुज है अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल देता है, समकोण त्रिभुज होता है उसके लिए अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला निकाल देगा, परिवृत्त की त्रिज्या के लिए। तो हम लोग इसको याद रखते हैं, इनको हम लोग याद कर लेते हैं फॉर्मूलों को, ठीक है। वो कौन से फॉर्मूले हैं, देखिए, स्मॉल r अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए स्मॉल r इक्वल टू डेल्टा अपॉन s, इसको बोलते हैं डेल्टा, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा, इसका मतलब होता है एरिया, ठीक है, डेल्टा। इसको ये जो त्रिभुज का साइन बना है ये डेल्टा को डिनोट कर रहा है, तो स्मॉल r इक्वल टू डेल्टा अपॉन s, s क्या है, सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप है, जो हम लोग ने अभी हीरोइंस फॉर्मूले में देख रहे थे, अंडरवुड एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला, तो वही s है यहाँ पे। s क्या होगा, तीनों परिमाप का आधा, तीनों भुजाओं का योग का आधा, ठीक है। अर्ध परिमाप क्या होगा, परिमाप का आधा, और परिमाप क्या होता है कि त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, तो योग का आधा। डेल्टा क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप से डिवाइड करेंगे तो रेडियस निकल आएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या। और परिवृत्त की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए बी सी, जो तीनों भुजाएं दी जाएंगी ये ए बी सी, इन तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 डेल्टा, तो कैपिटल R इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, डेल्टा क्षेत्रफल ही है और ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं होंगी,
ठीक है, आई होप आप क्लियर हो पा रहा होगा, आप अच्छे से समझ रहे होंगे, आपको फॉर्मूले लर्न ही करने हैं फाइनली। ठीक है, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट ही अप्लाई करने होते हैं और आपको मजबूती चाहिए, तो जितना मैं आपको बता रहा हूं सब कुछ उतना आपको करना पड़ेगा, 1 by 1 सारे फॉर्मूलेज इसको अच्छे से आपको तैयार करने पड़ेंगे, तभी हम लोग क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें R बराबर डेल्टा अपॉन एस और कैपिटल R इक्वल टू ABC अपॉन 4 डेल्टा, ये लर्न कर लेंगे। अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या के लिए ये रामबाण फार्मूले हैं, कैसा भी त्रिभुज हो उसमें अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला, परिवर्त की त्रिज्या, और एक बार त्रिज्या निकल आती है तो क्षेत्रफल वृत्त अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाता है, पाई R स्क्वायर। वृत्त अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, पाई और स्मॉल r का स्क्वायर। परिवृत्त का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होगा, पाई कैपिटल R का होल स्क्वायर। R पता होगी तो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज के कुछ फॉर्मूले हैं और इसको याद रखते हैं। ठीक है, बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूले, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज, और तो उस तीनों ही भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी होती है बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर हो जाते हैं। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर, और वो प्रॉपर्टी होती है त्रिभुज में कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, ये भी एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। बराबर त्रिभुज में जैसे कोई दो भुजाएं दी जाएंगी, दो भुजाएं इक्वल दी जाए, कोई त्रिभुज है इसकी दो भुजाएं इक्वल हो, ठीक है, ये और ये इक्वल है, तो इस ये और ये इक्वल है, तो इसके सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये वाला इक्वल होंगे। ये बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी इक्वल हो जाते हैं, ये वाले और ये वाले कोण भी इक्वल होंगे। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग बोलते हैं समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, तो तीनों ही बराबर भुजाएं होने की वजह से समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो तीनों भुजाएं बराबर होने की वजह से तीनों कोण बराबर हो जाते हैं, ये तीनों ही कोण बराबर हो जाते हैं समबाहु त्रिभुज के। बराबर तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण बराबर। तीनों कोण क्यों बराबर हो जाते हैं, प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हो रही होती है बैकडोर में, तो हम लोग बोलते हैं बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही होती है। तो जैसे ये दो भुजाएं बराबर, समबाहु तीनों ही बराबर होती है, तो ये दोनों बराबर, तो इनके सामने के कोण बराबर, तो ये और ये कोण बराबर हो जाते हैं। ऐसे ही ये और ये भुजाएं बराबर, तो इनके सामने कोण बराबर, तो इस भुजा के सामने कोण ये और इस भुजा के सामने कोण ये, तो आप तीनों ही आपस में कोण भी बराबर होने लगते हैं। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। हमने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, तीनों ही अंतःकोणों का योग त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। कैसा भी त्रिभुज हो, समकोण हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, अधिक कोण, न्यून कोण, ठीक है, तो तीनों ही कोणों का योग 180 होता है। तो मैंने मान लिया समबाहु त्रिभुज के ये तीनों ही कोण बराबर है, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो तीनों कोणों का योग 180 करना है, तो x धन x धन x, तो 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री का वैल्यू प्रत्येक अंतःकोण क्या निकल आएगा, 60 डिग्री का। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का हो जाता है, 60। तीनों ही कोण 60 के होते हैं, फिक्स होता है, प्रत्येक अंतःकोण 60 का होगा। तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, 60 के होते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ये होता है प्रॉपर्टी। अब तीनों ही भुजाएं बराबर होती है, तो तीनों ही परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, तो हम बोलेंगे 3। यदि भुजा a है तो a धन a, तीनों भुजाओं का योग होगा परिमाप, तो 3a। ठीक है, और ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई ये होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की। ठीक है, तो ये कैसे निकलती है, ये फॉर्मूला हम लोग लर्न करते हैं। ऊंचाई के लिए √3/2 इंटू भुजा ए क्या होगा, भुजा, इसको लोग बोलते हैं √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, भुजा जितनी भी दी जाएगी, और यहां पे भुजा ए मान ली गई थी तो ए रख लिया फॉर्मूले में। और क्षेत्रफल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्षेत्रफल और ऊंचाई के लिए याद रखते हैं समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में क्या है, पहला ऊंचाई के लिए फॉर्मूला √3/2 इंटू भुजा, और दूसरा क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। इसको बोलते हैं √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा जितनी भी दी जाएगी, ए दी गई है तो ए का स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप क्लियर कर पा रहे होंगे। ये तो फॉर्मूला हम लोग को लर्न करने हैं, इनका कोई भी और कोई शॉर्टकट नहीं है, ये हम लोग को याद ही रखने पड़ते हैं माइंड में। तो ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा, और क्षेत्रफल होगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हम लोग और देखते हैं
ठीक है। अंतःवृत्त, अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला ये मैं आपको अभी अगली भी स्लाइड में दिखा दूंगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए? तो वो होता है भुजा अपॉन 2√3, और परिवृत्त की त्रिज्या के लिए होता है ए क्या है भुजा, तो भुजा अपॉन √3। परिवृत्त की त्रिज्या डबल होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या की, या अंतःवृत्त वाली आधी होती है। अंतःवृत्त यार अंदर वृत्त बनेगा, इसकी त्रिज्या कम होगी, और परिवृत्त की ज्यादा होगी, बाहर वृत्त बनेगा, शीर्षों को छूता हो जाएगा। तो अंतःवृत्त वाली त्रिज्या जो होती है आधी होती है परिवृत्त की, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का? एक तो रामबाण फॉर्मूला था, स्मॉल r इक्वल टू डेल्टा अपॉन s, उससे भी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट हम लोग लर्न रखते हैं स्पेसिफिक, इस केस में समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए स्पेशल फॉर्मूला याद रखते हैं, भुजा अपॉन 2√3, और उसी का डबल कर दो, भुजा अपॉन 2√3 का दुगना कर दो, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा भुजा अपॉन √3। ये होगा परिवृत्त की त्रिज्या के लिए। परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या की डबल होती है, किसमें? समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। तो ये भी हम लोग याद रखते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो आपने कौन कौन से पॉइंट्स देखे मोस्ट इंपॉर्टेंट? तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? भुजा धन भुजा धन भुजा, तो 3 टाइम्स भुजा। ऊंचाई क्या होगी? √3/2 इंटू भुजा। क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? भुजा अपॉन 2√3। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? भुजा अपॉन √3, ठीक है। या आप रामबाण फॉर्मूले भी लगा सकते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए, स्मॉल r इक्वल टू डेल्टा अपॉन s, और परिवृत्त की त्रिज्या के लिए कैपिटल R इक्वल टू ABC अपॉन 4 डेल्टा। ABC क्या है? त्रिभुज की भुजाएं, और यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर ही होंगी, तो जितनी दी गई हैं उन तीनों का गुणनफल। जैसे 10 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा, तीनों ही भुजाओं की लंबाइयां बराबर होंगी समबाहु त्रिभुज में। तो कैपिटल R का फॉर्मूला क्या होता है परिवृत्त की त्रिज्या के लिए? ABC अपॉन 4 डेल्टा, डेल्टा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो वहां से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला, स्पेसिफिक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, भुजा अपॉन 2√3 से अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए समबाहु त्रिभुज की, और परिवृत्त की त्रिज्या के लिए भुजा अपॉन √3 परिवृत्त की त्रिज्या के लिए, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। ये मैंने आपको माध्यिकाएं दी जाए तो क्षेत्रफल निकालना सिखाई दिया था। ये लिखा है वही फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा, हाँ तो ये वाला पहले पढ़ लेते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा अपॉन 2√3, और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? भुजा अपॉन √3, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको लर्न करना होता है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कोण। बात हम लोग कर ही रहे थे कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो वो कोण कैसे मापे जाते हैं? वो कोण मापे जाते हैं 2 यूनिट हम लोग को पढ़नी होती हैं। तो कोण का कैसे कैसे मापते हैं? तो पहला हम नापते हैं डिग्री में, डिग्री, ठीक है, डिग्री में, और दूसरा रेडियन में। 2 तरीके से कोण मापते हैं। और एक लाइन याद रखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन डिग्री से रेडियन में इंटरचेंज करना हो तो ये वाला फॉर्मूला याद रखते हैं, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमसे कोई कहे 90 डिग्री को रेडियन में बदलो तो हम लोग बोलेंगे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो 90 डिग्री बराबर पाई क्या? अपरिमेय संख्या। ये आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होता है। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे बात कर रहा हूं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो 90 डिग्री बराबर तो इसी का आधा, तो पाई/2 रेडियन हम लोग बोल देंगे, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई/180, तो 90 डिग्री बराबर पाई/180 इंटू 90 करेंगे तो पाई/2 आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इंटरचेंज का एक फॉर्मूला होता है डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी लर्न रखेंगे। आगे देखते हैं। अब आता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मैंने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो देखिए समकोण त्रिभुज ऐसे बनेगा, ऐसा, जिसका एक कोण 90 का, ये वाला 90 डिग्री का है, ठीक है। एक कोण 90 डिग्री का होगा, बचे कोण 2 कोण कुछ भी हो सकते हैं 90 से, लेकिन छोटे होंगे। तो जो भी सबसे बड़ा कोण यही 90 डिग्री का होता है, तो समकोण जहां बनता है उसके सामने वाली भुजा को नाम दिया जाता है कर्ण, फिक्स नाम होता है। जो सबसे बड़ा कोण यही जहां पे समकोण बनता है, इसी के जस्ट सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण। इसका नाम फिक्स होता है, कर्ण बोलते हैं इसको।
और बची दो जो भुजाएं होती हैं उसमें जो एक वर्टिकल होती है उसको हम लोग बोलते हैं, जो खड़ी भुजा दिख रही है वर्टिकल, इसको बोलते हैं लंब, और जो हॉरिजॉन्टल दिख रही है, पड़ी हुई जमीन में दिख रही है, इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, तो जो लेकिन फिक्स लंब, अब यही जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसको मैं झुका दूं, ऐसे करके घुमा दूं, तो यही कर्ण उस टाइम आधार बन जाएगा, आधार लंब बन जाएगा। इंटरचेंज, लंब और आधार तो इंटरचेंज हो सकते हैं समकोण त्रिभुज में, लेकिन फिक्स क्या होता है, जहां पे 90 डिग्री बन रहा है उसके जस्ट सामने वाली भुजा फिक्स होती है, कर्ण बोलते हैं, और ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यही सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और वो कौन सी होती है, जहां पे 90 डिग्री बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा को बोलते हैं। बची दो भुजाएं लंब और आधार में से कोई भी हो सकती है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग को डायरेक्ट, आपको मैं ट्रिपलेट्स लर्न करने को कह रहा हूं, ये हमें क्वेश्चंस में या पाइथागोरस प्रमेय लगाने से, अप्लाई करने से बचाती हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है वो उसको भी बाद में देखेंगे, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको स्मार्ट तरीके से अप्रोच लगवाएंगे क्वेश्चंस में, तो आपको डायरेक्ट ये, अभी मैं बेसिक ट्रिपलेट्स बोलते हैं, ये इतने ही होते हैं बेसिक ट्रिपलेट्स, तो इन्हीं को लर्न रखते हैं। ठीक है, इनको याद रखते हैं, इन्हीं पे ज्यादातर क्वेश्चन समकोण त्रिभुज के बन रहे होते हैं। तो वो क्या होते हैं, 3 4 5, मतलब किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से 3 4 5, 5 12 13। किसी दूसरे त्रिभुज की भुजाएं दी जाए जैसे 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, तो कौन सा त्रिभुज होगा, डायरेक्ट बताएंगे समकोण होगा। ठीक है, 7 24 25, कोई कहेगा किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है, तो हम बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे समकोण त्रिभुज होगा। 7 24 25 से समकोण बनता है, हम लोग ट्रिपलेट्स में लर्न कर चुके हैं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, ये बेसिक ट्रिपलेट्स हैं, इनको लर्न रखते हैं। किसके लिए ट्रिपलेट्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए, इनको हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, इन्हीं की फैमिली, ये रेशियो में होते हैं, ये सब कुछ रेशियो में दिया गया है ये सब। ठीक है, ये सब रेशियो में होते हैं, तो इन्हीं की फैमिली, फैमिली मतलब रेशियो को, अनुपात को किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कह रहा हूं जैसे 3 4 5 तो समकोण बनाएगा ही बनाएगा समकोण त्रिभुज, इसी का डबल कर दो, पूरे अनुपात को 2 से गुणा कर दो, या 3 गुना कर दो, 4 गुना, तो वो भी सब समकोण बना रहे होंगे। तो डबल करोगे तो 6 8 10 से भी समकोण बनेगा, 3 गुना करोगे तो 9 12 15 से भी समकोण बनेगा, 4 गुना करोगे तो 12 16 और 20 से भी समकोण बन रहा होगा। ठीक है, तो इनकी फैमिली भी समकोण बनाती है। ऐसे ही सो ऑन सब में अप्लाई होगा, 5 12 13 से भी समकोण बनेगा, बेसिक ट्रिपलेट्स में लर्न किया है। इसी का डबल, इसी की फैमिली 10 24 26 से भी समकोण बनेगा। ठीक है, इसी का 3 गुना 15 36 और 39 से भी समकोण बनेगा। ऐसे ही 7 24 25 समकोण बनाते हैं, 14 48 50 भी समकोण बनाएगा, इसी का डबल। ऐसे ही 8 15 17 समकोण बनाते हैं, इन्हीं की फैमिली भी डबल 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी समकोण बनाती है। आई होप समझ पा रहे होगे। अब आप इसमें आपको नोटिस करना है, तो लर्न करना है, रटना है, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41, ये बेसिक ट्रिपलेट्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए। अब इसमें जो सबसे इधर आपको राइट साइड पे सबसे राइट साइड पे सबसे जो राइट मोस्ट साइड पे दिख रही हैं भुजाएं 5 हुई, तो ये इस त्रिभुज के कर्ण बोलेंगे, सबसे बड़ी भुजा। समकोण त्रिभुज बनेगा 3 4 5 से, तो कर्ण कौन सा होगा, सबसे बड़ी भुजा। तो ये सब कर्ण है, ये वाली लाइन कर्ण के लिए दी गई है, ये वाली लाइन। ठीक है, ये सब कर्ण की हैं। 5 12 13 में 13 कर्ण होगा, 7 24 25 में 25 कर्ण होगा, तो ये कर्ण की, मतलब बात समझ रहे हैं, एक सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती थी, तो ये इसके लिए मान दिए गए ये। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा के लिए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो हम लोग क्वेश्चन जब कर रहे होंगे तब आप देखेंगे। ठीक है, अभी आप जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना लर्न करना है आपको मैं बेसिक आपको मजबूत कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहा हूं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं क्या है, मतलब डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चंस पे आता हूं। ठीक है, और इनको देखते हैं हम लोग कैसे करना है, 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, क्या करना है इसमें, त्रिभुज की दो भुजाएं 4 तथा 8 सेंटीमीटर है, ऐसे ही दिया गया होगा। हमसे कह रहा है कि दो भुजाएं त्रिभुज की दी गई हैं। मैं अब आपको क्वेश्चन पे कराने पे मजबूती ला रहा हूं। जितनी थ्योरी आपको बताया ही है सब 1 बाय 1 करिए, लर्न कर लीजिए, आपको वही सब क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। जितना मैंने अभी तक आपके वीडियो में मैंने अभी तक जितना बोला है उसको बार बार देखिए। आपकी त्रिभुज वाली ट्राइंगल की मेंस्ट्रुएशन पार्ट 1 में जो ट्राइंगल आता है त्रिभुज, उसकी मजबूती हो जाएगी। आते हैं आप क्वेश्चंस देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट।
त्रिभुज की दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हैं, तो तीसरी भुजा की संभावित लंबाई मैंने आपको आज ही के अभी वीडियो में बताया है स्टार्टिंग में कि त्रिभुज कब फॉर्म होता है। हमेशा नहीं बन जाता है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं दे दी जाए हमेशा त्रिभुज बन जाए। हमसे कोई कहे 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से त्रिभुज बन जाएगा क्या? 5 5 10 से? तो मैं कहूंगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? मैं कहूंगा 5 5 10 से त्रिभुज क्यों नहीं बन पा रहा है? 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर या 11 सेंटीमीटर से क्या त्रिभुज बन जाएगा? तो मैं कहूंगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने चेक कर लिया है, त्रिभुज तो तब फॉर्म होता है जब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव और सदैव और सदैव बड़ा होना चाहिए। कोई भी दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजाएं उठा के हम लोग योग करेंगे, तीसरी भुजा से वो बड़ा आएगा, तभी हम लोग बोलेंगे त्रिभुज बन पाएगा। तो आप चेक कर लो, मैंने इन्हीं दोनों का योग किया, 5 और 5 10। क्या 10 तीसरी भुजा से बड़ा होता है? नहीं, ये तो छोटा पड़ रहा है। यहां पे 10 होता तब भी त्रिभुज नहीं बन रहा होता, क्योंकि 5 5 10 तो 10 के बराबर है। बड़ा कहां है? बड़ा होना चाहिए। यदि यहां पे 9 होता तब तो त्रिभुज बन जाता। 5 5 का योग 10 10 9 से बड़ा होता है। ठीक है, अब यहां पे देख लो 9 5 14, 5 से बड़ा है। अब यहां पे देख लो, यहां भी 9 5 14। हर जगह आपको चेक करना पड़ेगा। पहले इन दोनों का चेक कर लो, फिर इन दोनों का चेक कर लो, फिर इनका चेक कर लो। दो भुजाओं, कोई भी दो भुजाएं उठाओ, उनका योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा आना चाहिए, तभी त्रिभुज बन पाएगा। ठीक है, तो तब ये त्रिभुज तभी बनेगा। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। और इसी की मैंने सब प्रमेय भी आपको बताई थी, रिवर्स। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से सदैव छोटा, लेकिन लर्न करने को बोला था दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। ये याद रखो। इसी का रिवर्स, जहां योग है वहां अंतर, और जहां पे बड़ा होता है वहां पे छोटा हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इसका फाइनल आंसर कैसे, इसको फाइनल टच देना है उसको सीखते हैं। दो भुजाओं का 4 और 8 थी, तीसरी भुजा हमसे कह रहा था संभावित लंबाई क्या हो सकती है, संभावना पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे दो भुजाएं, ये दिया गया है 4 और 8। ठीक है, 4 और 8, तो इनका योग क्या हो जाएगा? एक तो हम लोग ने पढ़ रखा है ना, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा जो होगी, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है, ये हम लोग ने पढ़ रखा है। ठीक है, ऐसे ही अंतर जो होता है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से सदैव छोटा होता है। ठीक है, ये भी हम लोग ने पढ़ रखा था, तो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। तो योग क्या होगा दो भुजाओं का? 8 4 12, 12 छोटा हो, 12 बड़ा होगा किससे? तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा मैंने मान ली x। ठीक है, वही तीसरी भुजा की लंबाई पूछ रहा था। और दूसरा क्या होता है? अंतर तीसरी भुजा से सदैव छोटा होता है। तो अंतर 4 और 8 का अंतर, 4 4 छोटा होगा तीसरी भुजा से। अब इन दोनों को हम लोग को देख लेना है, तो इसको एक लाइन में मैं लिख दूं तो ये x जो है बड़ा है 4 से, और यही x जो है छोटा है। ये देखो तीर खा रहा है, ये तो छोटा है x किससे? 12 से। ये एक लाइन में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब x का मान क्या होगा? 4 से बड़ा और 12 से छोटा कोई नंबर हो सकता है। तीसरी भुजा क्या हो सकती है? 4, एग्जैक्ट 4 भी नहीं हो सकती, 4 से बड़ी, मतलब 5 हो सकती है, 6, 5 से लेके 11 तक, मतलब 12 भी नहीं हो सकती। तो इन्हीं मतलब हो सकती है, मतलब 4 से बड़ी होनी चाहिए, 12 से छोटी होनी चाहिए x की वैल्यू। तो यहाँ पे तीसरी भुजा के लिए ऑप्शन दिए गए थे, 4 से बड़ा नंबर कौन कौन से हैं और 12 से छोटे कौन है? तो यही नंबर है, 4 से बड़ा हो और 12 से छोटा हो, तो 10 ही नंबर है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपने कॉन्सेप्ट लगा लिया है अपने इस क्वेश्चन में। और वो कॉन्सेप्ट क्या था? दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके इस क्वेश्चन को हम लोग ने फाइनल टच दिया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, त्रिभुज के 3 कोण दिए गए हैं 3 4 5 के अनुपात में। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है। अब ये रेशियो में दिए गए हैं, अनुपात में 3 कोण दिए गए, और हम लोग ने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, 180 अंश। ठीक है, तो और यहां पे रेशियो में 3 4 5 दिखा रहा है कि मेरा पहला कोण है अनुपात में 3, दूसरा 4 है, तीसरा 5 है। तो रेशियो ही से पता चल रहा है बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा होगा? 5 वाला, जिसका रेशियो 5 दिया, यही तो बड़ा होगा। रेशियो में जो बड़ा है वही तो बड़ा होगा कोण। तो त्रिभुज के 3 कोणों 3 4 5 दिए गए हैं, लेकिन हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। अभी अनुपात में इन तीनों का योग कितना बन रहा है?
अनुपात में इन तीनों का योग कितना बन रहा है, चेक करिए। 3 4 5 का योग कितना बन रहा है? अनुपात में मैं पूछ रहा हूं, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो योग कितना बन रहा है? तो 5 4 9 3 12 रेशियो में बन रहा है योग 12, अनुपात में बन रहा है 12, ठीक है। और क्वेश्चन और अनुपात में बन रहा है 12, और होता वैसे क्या है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 180 अंश ही तो होता है 180 डिग्री, ठीक है। अनुपात में होता है योग बन रहा है 12 डिग्री, 12 अनुपात में 5 4 9 3 12, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है हमेशा तीनों अंतःकोणों के योगफल 180। तो 1 डिग्री का मान, मतलब एक रेशियो में 1 का मान निकाल लीजिए। रेशियो में 1 का मान देगा, 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, 12 1 12 और 12 5 60, 15 डिग्री, ठीक है। हमसे कह रहा था सबसे बड़ा कोण पूछ रहा था, तो 5 का मान निकाल देंगे। 5 का मान, अनुपात में 5 का मान निकाल लेंगे, अनुपात में 5 का मान निकाल देंगे, कितना आएगा? तो 1 बराबर 15, तो 5 बराबर 15 25 75 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। 75 डिग्री इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कितना इजीली करना ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। अभी तो मेरे अकॉर्डिंग रेशियो में योग बन रहा है 5 4 9 3 12, क्वेश्चन में होना चाहिए 180, तो 12 का मान रेशियो में 180, 1 का मान निकाल लिया तो 5 का मान, तीनों ही निकाल सकते थे, 3 का मान निकाल लेते तो 45, 4 का मान निकाल लेते थे 60, और 5 का मान आ रहा 75, तो त्रिभुज के तीनों कोण भी निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये दिया गया है किसी त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री है, ठीक है। फिर लिखा तथा उसके अन्य दोनों कोणों का अनुपात 11:14 है, तो दोनों कोणों की माप क्या होगी? हमसे कह रहा है उस त्रिभुज की दोनों कोणों का वैल्यूज क्या होंगी, हमसे पूछी जा रही है। तो अच्छा बताओ, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री, ये प्रॉपर्टी जो होती है। और यहां पे एक कोण दिया गया है 55, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, और एक कोण दिया गया है 55। तो बच्चे एक कोण जो योग, तीनों के योग में से जो ये कोण दिया गया ये हटा दें, तो बच्चे 2 कोणों का योग निकल आएगा। मैं कह रहा हूं आपसे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग में से जो तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री, उसमें से ये एक कोण 55 डिग्री का हटा दें, ठीक है, तो बचे 2 कोणों का योग निकल आएगा। वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 50 घटाएं तो 130, 125 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 125 डिग्री आ जाएगा। बचे 2 कोणों का योग, एक कोण तो 55 का है, तो बचे 2 कोणों का योग 125 डिग्री होगा, ठीक है। और लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है उन दोनों का अनुपात, बचे दोनों कोणों का अनुपात दे रहा है 11:14, तो हम लोग बोलेंगे अनुपात में इन दोनों का योग कितना? बचे दोनों कोणों का, तो 11 और 14 का योग 25, अनुपात में योग 25 बचे दोनों कोणों का, और हमारे अकॉर्डिंग 125 आ रहा है योग, तो हम बोलेंगे अनुपात में इन दोनों का योग है 25, रेशियो में 25 है दोनों का योग, 11 और 14 को जोड़ेंगे 25, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का योग कितना आ रहा है? 125, तीनों का 160 180 होता है, और एक कोण 55 घटा देंगे 180 में से, तो 125 बनेगा। तो 1 का मान निकाल लेंगे, रेशियो में 1 का मान 25 4 25 25 125, रेशियो में 1 का मान 5 डिग्री, रेशियो में 1 का मान 5 डिग्री, ठीक है। हमसे कह रहा है दोनों कोणों की माप बताओ, बचे दोनों कोणों की माप, तो रेशियो में 11 का मान निकाल लीजिए, रेशियो में 14 का मान निकाल लीजिए, तो 11 का मान आ जाएगा कितना? 55, और 14 का मान आ जाएगा 14 25 70, 14 का मान आ जाएगा 70, ठीक है। आप कर सकते हैं, तो 55 और 70 दो आंसर आ जाएंगे, 55 और 70, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यार आप देख लीजिए, दोनों अंतर रेशियो में कितना योग 25, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 125, तो 25 बराबर 125, 1 बराबर 5 डिग्री, तो 11 का मान निकाल लेंगे और 14 का मान निकाल लेंगे, 11 55 और 1 आ जाएगा 14 25 70, 55 70 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। किसी ये लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 60 सेंटीमीटर तथा उसका कर्ण 26 सेंटीमीटर दिया गया है। आप क्वेश्चन पढ़िए, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया गया है और उसका कर्ण दिया गया है, ठीक है, 26 सेंटीमीटर। तो कह रहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है हमसे। तो हम लोग बोलेंगे परिमाप और कर्ण, समकोण त्रिभुज के लिए आपको मैंने ट्रिपलेट्स, बेसिक ट्रिपलेट्स लर्न करने को बताए थे, लर्न किए हैं आपने, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41, और इन्हीं की
फैमिली भी, मतलब डबल 3 गुना 4 गुना भी समकोण बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कर्ण यहाँ पे हमको दिया गया है क्वेश्चन में, कर्ण 26। तो हम लोग ने बेसिक ट्रिपलेट्स जो लर्न कर रखे हैं उसमें कर्ण 26 कहाँ पे आता है। हम लोग ने जो बेसिक ट्रिपलेट्स लर्न कर रखे हैं 3 4 5 5 12 13 7 24 25 ऐसे जो लर्न कर रखे हैं उसमें ये 26 कहां से आता है। तो देखते हैं 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 यही तो लर्न किए थे। ठीक है, तो इसमें कर्ण कहां पे आता है, कर्ण 26। तो आप चेक कर रहे हैं कर्ण के लिए तो यही लाइन होती है, और कर्ण तो यहां पे कहीं पे 26 दिख ही नहीं रहा हम लोग को। कर्ण कहां दिख रहा है 26, कहीं पे दिख रहा है 5 13 25 17 41 में, कहीं नहीं दिख रहा है 26, डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, इनडायरेक्टली। मैंने बोला था इन्हीं की फैमिली भी समकोण बनाती है। तो किसका डबल 3 गुना 4 गुना करने पर 25 लाया जा सकता है, 26 लाया जा सकता है। किसका डबल 3 गुना 4 गुना करने पे, क्या 5 का डबल 3 गुना 4 गुना करने पे 26 ला सकते हैं, नहीं, 13 के डबल से आ जाएगा। ठीक है, तो यही वाला आपको दिया गया है ट्रिपलेट 5 12 13, इसका डबल कर दो, 5 12 13 का डबल करेंगे तो आ जाएगा 10 24 26। तो 10 24 26 10 24 26 भी समकोण बनाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा इसका 26। क्वेश्चन में कितना दिया गया था 26। अब बस आप चेक कर लो क्या इसका परिमाप क्या 60 बनता है क्या, बस चेक कर लो परिमाप 60 बन रहा है। तो यही वाला समकोण हम लोग को दिया गया है जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चेक करो 24 और 26 हो गया 50 और 10 60, तो परिमाप 60 आ भी रहा है। ठीक है, तो हमसे फिर कह रहा था समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला आपको मैंने लर्न कराया है, लंब गुणे आधार बटे 2। कर्ण का रोल नहीं होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है ना, लंब आधार और कर्ण, तो कर्ण का रोल नहीं होता है क्षेत्रफल निकालने में। किसका किसका योग, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में रोल होता है लंब का और आधार का, इन दोनों का गुणा करके आधा कर देते हैं। तो कर्ण का रोल नहीं होता है, तो ये बच्ची भुजाएं 10 और 24 का गुणा करके आधा कर दो, तो हम लोग बोलेंगे लंब गुणे आधार बटे 2। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यही इन्हीं दोनों में से कोई एक लंब होगी कोई आधार होगी 10 और 24 में। कर्ण तो 26 फिक्स होता है, तो 10 और 24 इन्हीं दोनों का गुणनफल लंब गुणे आधार बटे 2 लगा देंगे तो ये 120 आ जाएगा। 120 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ये यहां से 120 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ पाए। और इसको कैसे मैंने सॉल्व किया, हिट एंड ट्रायल अप्रोच। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही आता है आपको ट्रिपलेट्स आपके माइंड में होने चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व बहुत इजीली हम लोग कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। त्रिभुज के प्रत्येक कोण लिखा है, त्रिभुज के प्रत्येक कोण को 10 कम करने पर 10 10 10 प्रत्येक कोण 3 ही कोण होते हैं और तीनों को 10 10 10 से कम किया गया है। तो कह रहा अनुपात जो है अब 10 10 10 कम करने के बाद जो कोणों का अनुपात आ रहा है वो इस रेशियो में है, 2:3:5 के रेशियो में है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है वास्तविक कोणों का मान क्या होगा। एक्चुअल में जो कोण कम करने के पहले 10 10 10 कम करने के पहले जो कोण थे उनकी वैल्यूज हमसे पूछी जा रही है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है किसी त्रिभुज के जो 3 कोण है उसमें प्रत्येक को 10 10 10 से कम कर दिया जाता है, तो ये रेशियो आ जाता है 2 3 5 का। तो हमसे कह रहा था एक्चुअल में वो कोण बिना कम किए कितने कितने के थे। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, कि ये प्रॉपर्टी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इस प्रॉपर्टी की यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में एक्चुअल कोणों त्रिभुज के 3 जो एक्चुअल कोण एंगल हैं उन तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 और 10 10 10 कम कर रहे हैं, तो 10 10 10 कम करेंगे तो फाइनली टोटल में कितना कम हो जाएगा, पहला कोण भी 10 कम, दूसरा भी 10 कम, तीसरा भी 10 कम, तो हम बोलेंगे टोटल तीनों कोण 30 कमी ले जाएंगे। पूरे फाइनल जो कोण होता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो 180 होता है उसमें 10 10 10 तीनों को कम कर दिया गया है तो 30 कम हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कम करने के बाद जो प्रत्येक कोण 10 10 10 से कम किया जाता है, तो 10 10 10 से कम करने के बाद उन तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए। तो हम बोलेंगे जो पहले होता है एक्चुअल कोणों का योग 180 उसमें से 30 कम हो जाएगा, तो 180 में 30 कम करेंगे तो 150। तो हम बोलेंगे कम करने के बाद तीनों कोणों का योगफल हो जाएगा 150, और यहां रेशियो दिया गया था 2 3 5 का, तो अनुपात में योग कितना है, कम करने के बाद उन तीनों कोणों का योग अनुपात में कितना है, तो 5 3 8 2 10 अनुपात में है 10, और क्वेश्चन के वैसे होना चाहिए 150। ठीक है, तो हम बोलेंगे द
रेशियो में 10, ठीक है, रेशियो में 10 इनका योग है, इन तीनों का योग कितना है रेशियो में 10। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए 150। 150 डिग्री कहां से आया, तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, 180 में 10 10 10 तीनों कम किए गए हैं तो टोटल 30 से कम हो जाएगा, तो 180 30 से कम करेंगे 150 डिग्री पहुंचाएगा, ठीक है। तो रेशियो में एक का मान निकाल लेंगे, रेशियो में एक का मान आ जाएगा कितना 15 डिग्री, एक का मान 15 हमसे पूछ रहा था, तीनों ही कोण पूछ रहा था, वास्तविक कोणों का मान। तो पहले हम लोग रेशियो में इन तीनों कम करने पे जो अनुपात थे 2 3 5 इनके मान निकाल लीजिए, इसी रेशियो के मान निकाले भी जा सकते हैं, तो इसका मान निकाल लीजिए, 2 का मान, 3 का मान और 5 का मान। तो 2 का मान रेशियो से कितना आ जाएगा 30 डिग्री, 3 का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री और 5 का मान कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ये आ जाएंगे कम करने के बाद 10 10 10 से कम करने के बाद जो अनुपात थे 2 3 5, तो वो तीनों कोण निकाल आएंगे 30 45 और 75। अब यार 10 10 कम करने के बाद ये मान है 30 45 75, तो एक्चुअल में कितने होंगे, तो इनको जो 10 10 कम किया गया था वो 10 10 पकड़ा दो, वापस दे दो, रिटर्न कर दो, तो ये हो जाएगा 40 55 85, 40 55 85, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कैसे मैंने क्वेश्चन को फाइनल टच दिया है अपने, ठीक है। 10 10 10 से कम किया तो योग 180 में 30 कम हो गया 150, और कम करने के बाद अनुपात दिया गया तो 2 3 5, तो अब अनुपाती को कितना 10 और योग कितना 150, 10 बराबर 150, 1 बराबर 15, 1 बराबर 15 तो 2 बराबर 30 45 और 75, 5 बराबर 75, ठीक है। तो ये तो कम करने के बाद है 10 10 10 से, तो एक्चुअल क्या हो जाएंगे 10 10 10 जोड़ दिए जाएंगे, तो 30 में 10 जोड़ेंगे 40 55 85, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा, और इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग ने फाइनल टच दिया आप अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग हीरोइंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 9 सेंटीमीटर, यही तो क्वेश्चन है, 9 10 सेंटीमीटर 11, हम लोग हीरोइंस फॉर्मूला ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं, वो हम लोग की लास्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए। क्षेत्रफल निकालने के 5 फॉर्मूले हम लोग ने पढ़ रखे हैं, वो 5 फॉर्मूले कौन से हैं। सबसे पहला समकोण त्रिभुज यदि पता चल जाए, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कैसे पता चलेगा, ट्रिपलेट्स में दिख जाए, क्या 3 4 5 दिख रही भुजाएं, नहीं, 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 में दिख रही है, नहीं, क्या इनकी फैमिली से भी दिख रही है, मतलब इनके डबल 3 गुना 4 गुना करने पे भी, तो आप चेक आउट करेंगे नहीं दिख रही है, तो समकोण त्रिभुज नहीं है। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था समकोण त्रिभुज के लिए होता था लंब गुणे आधार बटे 2, तो वो तो अप्लाई नहीं हो पाएगा। सेकंड फॉर्मूला पढ़ा था समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता था, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। क्या ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर है, नहीं, तो ये भी नहीं लग पाएगा। तीसरा आता था हीरोइंस फॉर्मूला, ठीक है, हीरोइंस फॉर्मूला ही लगेगा यहाँ पे, आप समझ पा रहे हैं, हीरोइंस फॉर्मूला ही जाएगा। और वो फॉर्मूला क्या होता था मैं आपको करके बता रहा हूं, वो फॉर्मूला अब आप समझ गए होंगे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला हुआ करता था अंडर रूट, क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन ये वाला फॉर्मूला होता था, अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला होता था। ये अप्लाई कर देंगे, तो अप्लाई कीजिए। s क्या होता है, अर्ध परिमाप, तो s कैसे निकलेगा, अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं का योग का आधा, तो 9 10 11 को जोड़ेंगे 20 30 30 का आधा, तो हो जाएगा 15। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं का योग का आधा, तीनों भुजाओं को जोड़िए 9 11 20 20 10 30 का आधा 15, तो यहां पे अप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 तो 6, 15 माइनस 10 तो 5, 15 माइनस 11 तो 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे, मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप देखिए 4 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का निशान है तो 2 बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, ठीक है। अब यहां पे बच रहा है अंडर रूट के अंदर 15 होता है 5 गुणे 3, 15 को मैं लिख रहा हूं 5 गुणे 3, और 6 होता है 2 गुणे 3, और 5, इस 5 को 5, 6 को मैंने लिखा है 2 गुणे 3, 15 को लिखा है 5 गुणे 3, और ये 5 तो 5 ही पड़ा रहने दिया, और 4 का वर्गमूल 2 हो गया था, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहां से देखिए
एक 5 और एक 5 से 2 5 है, तो वर्गमूल के बाहर एक 5 आ जाएगा बाहर। 2 5 वर्गमूल के अंदर है तो एक 5 आ जाएगा। अब यहां पे देखिए एक 3 2 3 है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर बचेगा सिर्फ 2, तो ये आ जाएगा 5 3 15 दूनी 30। 30√2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 30√2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा सी पार्ट। इस क्वेश्चन को करने का यही एक मेथड था, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। हीरोइंस फार्मूला आपको रामबाण फार्मूला अप्लाई ही करना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज इतने ही रखते हैं अपने पार्ट 1 में, ठीक है। मेन सेक्शन पार्ट 1 में इतना ही रखते हैं। इसके आगे मैं क्वेश्चन नंबर 7 से इसके आगे मैं आपको कराऊंगा पार्ट 2 में, और उसमें भी ट्राइंगल के ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद करेंगे सर्किल और पॉलीगन और क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट करिए। पॉजिटिव और निगेटिव जो भी कमेंट आपको ठीक लगे वैसा कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।